भारत का एक हिस्सा जो इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसमें कुल 8 राज्य है। हम इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये छोटे छोटे कम आबादी वाले राज्य जो मेनलैंड इंडिया से सिर्फ 1% बॉर्डर शेयर करता है और जिसका 99% बॉर्डर इंटरनेशनल है। ये कुल 2,55,088 स्क्वायर किलोमीटर का बना हुआ है, जो इंडिया के टोटल एरिया का सिर्फ 7.7% है। लेकिन इसका आबादी सिर्फ 3,85,00,000 बनता है, जो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3.4% है। ये स्टेट्स इनके बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे, लैंडस्केप्स, कुजीन, कल्चर, हेरिटेज और लैंग्वेज की वजह से जाना जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने कम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे 160 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 400 से ज़्यादा सब ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं और 230 से ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ यहाँ के पॉपुलेशन का 30% है। ब्रिटिश के आने के बाद इन एरिया को इंडियन यूनियन में मिला दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस तरह से अलग रखा गया ताकि यहाँ के नेचुरल ब्यूटी, हेरिटेज और लोगों को बाकी इंडिया से अलग और महफूज रखा जा सके। प्रॉब्लम की शुरुआत, वो कहते हैं ना कि दुनिया के आधी प्रॉब्लम का कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। शायद नॉर्थ ईस्ट के केस में भी यही बात लागू होती है। पूर्व पाकिस्तान के इंडियन यूनियन से निकलने के बाद नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया हर तरफ से कट हो गया। समुद्र और रेलवे की कनेक्टिविटी होने के बाद नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा जगह हर तरफ से कट गया और एजुकेशन, डेवलपमेंट और बेसिक नीड्स भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलने लगे। बाद में यही चीज़ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का बहुत बड़ा कारण बना। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो ये मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, जैसे कि हम नागा और मिजो के बीच में देख सकते हैं, और दूसरा है ट्राइबल वर्सेस स्टेट, जो हम बोडो और इंडियन यूनियन के बीच में देख सकते हैं, और तीसरा है ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, जो हम त्रिपुरा के ट्राइबल्स और वहाँ के बंगाली के बीच में देख सकते हैं। अगर हम आसाम स्टेट की बात करें तो विदेशी लोगों को भगाने के लिए यहाँ पर इंसर्जेंसी का मामला शुरू हुआ था। इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले ही ब्रिटिश ने लाखों बंगालीज को यहाँ पे सेटल कराया था, जिसकी वजह से आसाम के डेमोग्राफिक्स में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में काफ़ी सारे मॉडर्न डे बांग्लादेश में रहने वाले लोग आसाम और इंडिया में एंटर किया था, और इस माइग्रेशन का दूसरा फेज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम भी देखने को मिला, जब ये माइग्रेशन अपने चरम पर था। इसी के विरोध में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और आसाम गण परिषद ने आंदोलन किया था, और बाद में परेश बरुआ और अरविंद राजकुआ ने अल्फा नाम से 1979 में संगठन खड़ा किया था। मणिपुर का 90% एरिया हिली है और 10% एरिया को इम्फल वैली कहते हैं, लेकिन मणिपुर का 50% पॉपुलेशन इसी 10% इम्फल वैली में रहता है। मणिपुर में भी विदेशी घुसपैठी का प्रॉब्लम है, जिनसे वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। मणिपुर इंडियन यूनियन में अक्टूबर 1949 में ज्वाइन किया था और उसी वक्त से वहाँ पर इंसर्जेंसी का मामला है। वहाँ के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन में UNLF, PLA, प्रीपैक और KCP है। नागा लोग 17 ट्राइब्स और 20 सब ट्राइब्स में बैठे हुए हैं, और इनमें सबसे प्रमुख आओ, अंगामी, सेमा, लोथा, रेंगीमा एक्सेट्रा आता है। ये सब अलग अलग ट्राइब्स में बिलोंग करने के बाद भी इन सब का भाषा तिब्बतो बर्मीज है। हिस्टोरिकली नागा लोग काफ़ी आइसोलेटेड रहते थे और काफ़ी आइसोलेशन में रहना इनको पसंद भी है, और ब्रिटिशर्स के कब्जा करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी लागू रखा। और इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले ही ब्रिटिश इंडिया और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके हिसाब से अगर नागा लोग चाहे तो वो इंडियन यूनियन में रह भी सकते हैं और अपना सेपरेट अलग देश भी बना सकते हैं। लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद ही इंडिया ने नागालैंड को क्लेम किया, और जब वहाँ के लोगों ने विरोध किया तो वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू कर दिया।
1951 के रेफरेंडम के हिसाब से नागालैंड के 99% पॉपुलेशन ने खुद को इंडिपेंडेंट रहना पसंद किया था। नागालैंड का सबसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन एनएससीएन था, जो बाद में बंटवारा होकर एनएससीएन खपलंग और एनएससीएन आईएमएम बन गया। नागा के सबसे प्रमुख नेता एसएस खपलंग थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी एक सेपरेट नागालैंड के लिए काम किया था। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ के इंडिजिनियस लोग विदेशी माइग्रेंट के वजह से माइनॉरिटी बन गए हैं। 1901 के सेंसस के हिसाब से वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन 52.89% था, जो 1991 के सेंसस के हिसाब से 30.95% बन गया। बांग्लादेश से होने वाले इस इलीगल माइग्रेशन को ना ही इंडियन आर्मी रोक पाई और ना ही इंडियन गवर्नमेंट रोक पाया, और बाद में इसी इलीगल माइग्रेशन की वजह से वहाँ के ट्राइबल लोगों ने हथियार उठा लिया और NLFT, TRA जैसे काफ़ी सारे और ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया। ट्राइबल लोगों से तंग आकर फिर बंगाली लोगों ने अपना UBLF ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। मेघालय, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ये ऐसा यूनिक स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे पैट्रियार्शियल सोसाइटी नहीं बल्कि इसका उल्टा माना जाता है। सबसे छोटी बेटी को माँ बाप का विरासत मिलता है, उसकी जिम्मेदारी में बूढ़े माँ बाप होते हैं और शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर जाता है। ये यूनिक कल्चर को हमें रिस्पेक्ट, प्रोमोट और स्टडी करने के बजाय हमने वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन होने दिया, जिसके वजह से वहाँ के डेमोग्राफिक्स में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है और वहाँ के लोगों ने भी हथियार उठाकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। वहाँ पर मेजर 3 ट्राइब्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया, और इन्हीं के बीच में अक्सर लड़ाई देखने को मिलता है। यहाँ का सबसे पहले मिलिटेंट आउटफिट SALC है, जो 1991 में फ्रैक्शन होकर 2 टुकड़े में बढ़ गया था। भारत सरकार की इग्नोरेंस की वजह से मिजोरम में बहुत ही भयंकर फेमिन आया था, जिसके बाद वहां पर इंसर्जेंसी शुरू हुआ जो 20 साल तक चला और आखिर लालडेंगा का मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच 1986 में एग्रीमेंट होने के बाद ही शांति की किरणें नजर आने लगी। मिजोरम ज्यादातर तो पीसफुल ही है, लेकिन कभी कभार वहाँ पे ट्राइबल्स लोगों की डिमांडें पॉलिटिकल वायलेंस का रूप लेने लगती है। वहाँ के ब्रू ट्राइब ने BNLF ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ताकि वहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्थापित किया जा सके, लेकिन 2000 सन में उन्होंने हथियार डालकर सीज फायर कर लिया और अब ये मिजोरम राज्य फिर से बांग्लादेश से होने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से परेशान है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये सब चीज़ों में हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, ये ज़्यादातर इंसर्जेंट ग्रुप्स विदेशी लोगों के इंटरफेरेंस या उनके आने के बाद ही शुरू हुआ है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों की अगर हम लेगेसी को देखें तो ये शुरू से ही आइसोलेटेड रहते थे और आइसोलेटेड रहना इनको पसंद है, यानी ये लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं जैसे ये लोग पहले से रहते आए हैं। अगर इंडियन सरकार इलीगल माइग्रेशन को रोके और उनके डेमोग्राफिक्स को बचाने के लिए काम करे तो शायद वहाँ की इंसर्जेंसी में बहुत ही भारी कमी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, जॉब वगैरह देकर हम मेनलैंड इंडिया या फिर मेन स्ट्रीम इंडियंस के साथ हम इन्हें जोड़ सकते हैं। साउथ एशिया और आसियान के साथ कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक टाइज को अच्छा करके हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पॉवर्टी से निकाल भी सकते हैं और उनके एजुकेशन देकर उन्हें हम मेन स्ट्रीम में ला भी सकते हैं।